फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम इसमें बहुत सारी चीजें जो है फ्लूइड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, सिमिलरली प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें जो है इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करनी है। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लूइड के बारे में और फ्लूइड क्या होता है ये देख लेते हैं। सो लेट्स डू दैट। So in the fluid mechanics, first of all we have to understand what is meant by fluid. फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड को हम लोगों को स्टडी करना है। फ्लूइड फ्लूइड क्या कोई सॉलिड होता है, फ्लूइड क्या कोई लिक्विड होता है, या फिर फ्लूइड एक गैस होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को आज डिस्कस करनी है। सिमिलरली फ्लूइड के बारे में उसके आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आइडियल फ्लूइड कैसा होना चाहिए, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि फ्लूइड एग्जैक्टली होता क्या है। सो देखिए, फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। देखिए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। तो सॉलिड को अगर हम बात करें तो सॉलिड को अगर एक जगह पर रख दिया जाए तो वो वैसे ही रह जाता है, मतलब वो फ्लो नहीं होता, इसलिए सॉलिड एक तरह का फ्लूइड नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात करें तो क्या हम लिक्विड को फ्लूइड कह सकते हैं? मे बी हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, फ्लो होता है। गैस को शायद, लेकिन हम लोगों को इसके प्रॉपर्टीज, बेसिक आइडियल प्रॉपर्टीज देखने पड़ेंगे, तब हम लोग कंफर्म कर पाएंगे कि फ्लूइड एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉपर्टी इसने पजेस करना चाहिए। तो चलो, अगर हम आइडियल फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं तो आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए, मतलब किस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड कंसीडर करेंगे और हमारे स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स डू दैट। सो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो होती है, द फ्लूइड इज अ नॉन विस्कस। फ्लूइड कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। अब यार, नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है, उसके पहले आपको विस्कोसिटी पता होनी चाहिए। तो विस्कोसिटी एग्जैक्टली क्या होती है, विस्कोसिटी इज नथिंग बट द फ्रिक्शन इन लिक्विड। फ्रिक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में। तो फ्रिक्शन इज नथिंग बट द अपोजिशन टू द मोशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कम इन कांटेक्ट। लेकिन उसी तरह से लिक्विड में भी एक तरह का फ्रिक्शन होता है। व्हेन द लेयर्स आर मूविंग और द लिक्विड आर मूविंग बेसिकली, सो टू लेयर्स आर कम टुगेदर एंड दे कैन अपोज टू ईच अदर। यानी जब लेयर में, मतलब कोई विस्कस फ्लूइड होता है, जब वो फ्लो होता है तो जो एडजेसेंट लेयर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, रब होते हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं। और इसी फ्रिक्शन को लिक्विड में विस्कोसिटी नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें हनी की, अगर हनी को किसी इंक्लाइन सरफेस से हम लोग रिलीज कर देंगे तो हनी जो नीचे की तरफ आएगा उसका आने का बहुत रेट बहुत स्लो होगा। इसके अलावा अगर हम लोग पानी की बात करें तो पानी बहुत ही आसानी से नीचे की तरफ आ जाता है। इसका मतलब यह है कि पानी बहुत कम विस्कस होता है और जो हनी होता है वो बहुत ज्यादा विस्कस होता है। तो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। इसका मतलब क्या हम हनी को फ्लूइड कहेंगे? नहीं, हम हनी को फ्लूइड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा विस्कस है। तो क्या हम पानी को फ्लूइड कह सकते हैं? शायद हम लोग पानी को फ्लूइड कह सकते हैं, लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्लूइड जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब गैस और लिक्विड को कंबाइन करके अगर हम लोग कंसीडर करें तो हम उसको फ्लूइड कह सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे का हमारा जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल। देखो यार, ये जो होना चाहिए इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। अगर हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देखें, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इफ यू अप्लाई द फोर्स, क्या वो उसका शेप चेंज करता है? नहीं, वो उसका शेप चेंज नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि जो उसके इंटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो चेंज नहीं होता, इसलिए उसका शेप चेंज नहीं होता, यानी वो कंप्रेस नहीं होता। ओके, तो क्या हम इसको फ्लूइड कह सकते हैं? नहीं यार, फ्लूइड हम लोग किसको कह रहे हैं, फ्लूइड जो फ्लो हो सकता है पर सॉलिड फ्लो नहीं होता है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करें गैस की, तो गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। गैस को क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या हमें जो आइडियल फ्लूइड चाहिए वो नॉन कंप्रेसिबल चाहिए, यानी इनकंप्रेसिबल चाहिए, वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए। तो हमें लिक्विड के बारे में पता है, लिक्विड फ्लो जरूर हो सकता है लेकिन कंप्रेस नहीं होता, तो इसलिए हम लोग लिक्विड को फ्लूइड मान के चल सकते हैं। ओके, सो इस तरह से ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। अब जब हम अगर हम बात करते हैं कि ये इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, मतलब इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। डेंसिटी का मतलब आप सब जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो अगर कोई चीज इनकंप्रेसिबल है, वो फ्लो हो सकती है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वो नॉन विस्कस भी है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम फ्लूइड कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और फ्लूइड के बारे में स्टडी कर लेते हैं।
सो एक और आइडियल प्रॉपर्टी यहां पर है, एक और आइडियल प्रॉपर्टी यह है कि इट इज इररोटेशनल। अरे यार ये क्या चीज है, इररोटेशनल का मतलब क्या होता है? तो देखिए इररोटेशनल का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है इररोटेशनल का, ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों ने स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो तो पढ़ा ही होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? तो जब हम लोग स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं तो स्ट्रीमलाइन में क्या होता है कि अगर आपके पास एक तरह का पाइप है और पाइप में से अगर पानी फ्लो हो रहा है, बेसिकली पानी अगर फ्लो हो रहा है इसमें से, तो पानी में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लिक्विड के जो एलिमेंट्स होंगे, इन सब की स्पीड कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। मतलब मान लीजिए ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, ओके। तो इसकी स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये सेकंड वाले की भी स्पीड जो होगी ये 2 मीटर पर सेकेंड होगी, राइट। तो इस तरह की फ्लो को हम लोगों ने कहा था स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या कहा था? स्ट्रीमलाइन फ्लो हम लोगों ने कहा था। और ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ये इसको हम लोग लैमिनार फ्लो भी कह सकते हैं। तो जो हमारा फ्लूइड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इररोटेशनल होना चाहिए। इररोटेशनल का मतलब बिल्कुल इसी तरह से उसने फ्लो होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो में उसने क्या होना चाहिए? फ्लो होना चाहिए। अगर हम लोग मान लेते हैं टर्बुलेंट फ्लो की, अगर कोई लिक्विड किसी पाइप में से इस तरह से फ्लो हो रहा है कि अगर हर एक मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो अलग अलग है, तो वहां पर क्या होता है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रोटेट होने लगते हैं, इस तरह से टर्न होने लगता है। इसलिए ये क्या जनरेट करते हैं? बेसिकली एक तरह का, इस तरह से ये क्या कर जनरेट करते हैं, एक तरह का टर्बुलेंट जनरेट करते हैं। तो इस तरह का कोई अगर लिक्विड है जो टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो में अगर फ्लो होता है, तो हम उसको विस्कस फ्लूइड नहीं कह सकते हैं। तो विस्कस फ्लूइड कैसा होना चाहिए? आइडियली वो कैसा होना चाहिए? इररोटेशनल होना चाहिए। मतलब उसका जो फ्लो होना चाहिए, उसका फ्लो बिल्कुल भी कैसा होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए। अगर उसका फ्लो स्टेडी है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? हम उसको आइडियल फ्लूइड मान के चल सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी इसके डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हम लोगों ने आइडियल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, अब हम लोग स्टडी करेंगे इसका बेसिक प्रॉपर्टीज। हाँ, तो इसके बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है? दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, बिल्कुल सही, ये डिफॉर्मेशन को अपोज करते ही नहीं है। अगर आप पानी को ग्लास में डालना चाहे तो आप पानी को ग्लास में डालिए, वो ग्लास का शेप ले लेगा। अगर आप पानी को बॉटल में भरने की कोशिश करोगे तो जो पानी रहेगा वो बॉटल का शेप ले लेगा। बकेट में डालोगे तो बकेट का शेप ले लेगा। मतलब ये है कि ये जो है अपोजिशन नहीं करता, बिल्कुल भी अपोजिशन नहीं करता, डिफॉर्म हो जाता है। दे हैव एबिलिटी टू फ्लो, देखो उनमें फ्लो होने की एबिलिटी है। जैसे हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि जो फ्लो होता है उसी को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, तो इसमें एबिलिटी होती है फ्लो होने की। दे हैव एबिलिटी टू टेक अ शेप ऑफ कंटेनर, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया, क्या ये अपोज नहीं करते, मतलब ये क्या कर सकते हैं? कोई भी शेप को एक्वायर कर सकते हैं। ओके, कोई भी कंटेनर में आप डालिए, ये क्या कर सकते हैं? उसको शेप को एक्वायर कर सकते हैं। देखो इसमें मैंने नोट भी दे रखी है आपको। नोट क्या कहती है? ये जो है बेसिकली डू नॉट अपोज टू शेयर, मतलब फ्लूइड क्या करता है? शेयर को अपोज नहीं करता, और इसी वजह से ऊपर के सारे प्रॉपर्टीज क्या हो जाते हैं? ओबे हो जाते हैं। तो फ्लूइड टर्म इंक्लूड बोथ, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लूइड टर्म में दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती है साइमल्टेनियसली। तो लिक्विड एंड गैसेस को कंबाइनली हम लोग कह सकते हैं फ्लूइड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड अगर रेस्ट है तो उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रो का मतलब आप समझते हो पानी है, ओके, और स्टैटिक का मतलब रुकी हुई चीज, ओके। तो इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक। तो जो स्टडी होता है पानी का, जब वो रेस्ट होता है, फ्लो नहीं हो रहा होता है, तब हम उसको स्टडी करते हैं, या फिर हम लोग उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक। तो हाइड्रोस्टैटिक में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हम लोगों को डिस्कस करने हैं। जैसे कि हम लोग प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम के बारे में स्टडी करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक में, जैसे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है, राइट। ये सारी चीजें जो है हम लोग हाइड्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं, जब लिक्विड जो रहता है या जो फ्लूइड हम कंसीडर कर रहे हैं वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं प्रेशर क्या होता है। हम लोग स्टडी करते हैं प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? प्रेशर वर्ड आपको बहुत ज्यादा फैमिलियर होगा, आपके फ्रेंड्स लोग या फिर आपके आजू बाजू ये वर्ड्स आपको कई बार सुनाई देता होगा। जैसे कि आपके पेरेंट बोलते होंगे यार काम का बहुत प्रेशर है, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, एग्जाम आ रहे हैं इसलिए इसका बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ये प्रेशर वर्ड हमसे बहुत फैमिलियर है और हम कई बार सुन चुके हैं। लेकिन यार एग्जैक्टली प्रेशर को अगर हम साइंटिफिक या फिजिक्स की टर्म में डिफाइन करें तो क्या होता है? तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, प्रेशर के बारे में बहुत सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो प्रेशर अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में देख सकते हो कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया।
फोर्स पर यूनिट एरिया अगर है तो वहां पर प्रेशर जनरेट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करें प्रेशर की, सो प्रेशर को हम एक और तरह से लिख सकते हैं। प्रेशर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? थ्रस्ट अपॉन एरिया भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, राइट? थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो जब हम बात करते हैं थ्रस्ट की, तो थ्रस्ट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। इट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ओके, डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, सो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल तरह से डिफाइन हो जाता है। अगर हम इसका एसआई यूनिट देखें, इसका एसआई यूनिट क्या आ जाएगा? इसका एसआई यूनिट आ जाएगा, आप तो आसानी से समझ सकते हो, आप खुद होशियार हो, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? पास्कल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे पास्कल भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इसके बहुत सारे अदर यूनिट्स भी है, और वो यूनिट और उनके कन्वर्जन जो है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अब अगर हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देखें तो ये प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सर ये जो प्रेशर है, क्या प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? याद रखिए, जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो आप पूछेंगे सर कैसे? अब यहां पर आप बोलेंगे सर फोर्स तो क्या है? फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस हिसाब से प्रेशर भी क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन प्रेशर जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसे हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर ऑन फ्लूइड, ओके, तब हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम लोग इस डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहे तो एक्चुअल में हम ऐसा लिखते हैं, देखिए, प्रेशर विल बी इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया। इसका मतलब यहां पर अगर हम लोग देखें तो एफ कॉस थीटा ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो ये कौन सा है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और हम लोग क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। इस वजह से जो प्रेशर ये क्वांटिटी आ जाती है, ये कौन सी क्वांटिटी आ जाती है? एक तरह से स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। तो ये हो गया प्रेशर के बारे में। और भी हम लोग प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं, चलिए। हाँ, तो फॉर्मूले में आप लोगों ने देखा ही है, आपने फॉर्मूले में देखा ही है कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब ये है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया से कैसा है? ये प्रोपोर्शनलिटी में है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब इसका क्या मतलब होता है? तो आप डायग्राम में देखिए, पहली वाली डायग्राम अगर हम लोग कंसिडर करें तो इस डायग्राम में आप देखिए, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका एरिया मान लेते हैं कुछ, तो यहाँ पर है, इसका एरिया है, और ये एक वेट यहाँ पर रखा हुआ है, राइट? तो इसका जो प्रेशर है यहाँ पर लो प्रेशर बता रहा है। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एरिया है, एरिया कैसा है? इसका बड़ा है। अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो अपने आप ही प्रेशर क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर प्रेशर को क्या बताया गया है? लो प्रेशर बताया गया है। लेकिन अगर हम सेकंड यहाँ पर देखें, देखिए हाई प्रेशर बता रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी जो वेट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, वो तो उतना ही है, लेकिन एरिया क्या हो गया? एरिया कम हो गया। तो अगर इस केस में अगर हम लोग बात करें, क्या एरिया अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर अपने आप ही क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। तो इस हिसाब से प्रेशर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया होता है। यानी अगर आपको कहीं का प्रेशर इंक्रीज करना है तो आप क्या कर सकते हैं? वहां का एरिया रिड्यूस कर सकते हैं, तो प्रेशर अपने आप ही क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इसी को और छोटे से इलस्ट्रेशन से हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसका जो वेट है, हम लोगों ने 100 न्यूटन का वेट ले रखा है, और एक ऑब्जेक्ट यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एरिया है वो 0.1 मीटर स्क्वायर का है। तो इसके हिसाब से इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो 1000 पास्कल इतना एक्सर्ट हो रहा है। अब सेम वेट देखिए, यहाँ पर हम सेम वेट लेंगे, पर एरिया को हम रिड्यूस कर देंगे। जो एरिया दिख रहा है ये एक छोटा सा एरिया हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एरिया कितना है? 0.01 मीटर स्क्वायर का है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो प्रेशर आ रहा है, तो वो प्रेशर कितना आ रहा है? 10,000 पास्कल आ रहा है। सो इस तरह से बेसिकली अगर आपको कहीं का प्रेशर इंक्रीज करना है तो आप क्या कर सकते हो? वहां पर एरिया को रिड्यूस कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से ये जो है प्रेशर का जो प्रोपोर्शनलिटी है, तो इस तरह से जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नाउ प्रेशर के और कुछ यूनिट्स और उनके कन्वर्जन्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिफाइन किया द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑन द ऑब्जेक्ट सरफेस, राइट, दैट इज नथिंग बट द प्रेशर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर हम लोग कहते हैं, राइट। नाउ इसका जो एसआई यूनिट होता है मेन वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 पास्कल हो गया, ये 1000 यहाँ पर 1000 पास्कल हो गया यहाँ पर। ओके ना, उसी तरह से हम लोग कंसिडर करेंगे कि मल्टीपल्स, उसके जो और मल्टीपल्स होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 किलो पास्कल, मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1000 पास्कल, करेक्ट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। उसी तरह से ये 1 बार मतलब क्या होता है, 1 बार मतलब 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है। ओके, तो हमें आगे चल के हम लोगों को डिस्कस करने को मिलेगा ही क्या जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो 10⁵ कैसे आता है, उसको भी हम डिराइव करेंगे। और ये हमारा जो है अगला यूनिट जो है 1 मेगा पास्कल होता है, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है। ओके, तो ये डिफरेंट यूनिट्स है और उनके यूनिट सिस्टम्स में अगर हम लोग देखें तो उसके कन्वर्जेंस है। आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग फ्लूइड प्रेशर के बारे में। नाउ अब बात करते हैं प्रेशर, बट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, यानी अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि फ्लूइड किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके फॉर्मूले में तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये वही रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्या हम लोगों को बताना है कि जो प्रेशर होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी किस तरह से हो जाती है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है, एक तरह का फ्लूइड यहाँ पर भर के रखा है, और आपसे पूछा जाता है कि इस वॉल पे, ये साइड के वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो आप कहेंगे इस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है। याद रखिए, आप क्या करते हो, ये जो डायरेक्शन बताते हो ये डायरेक्शन एग्जैक्टली फोर्स की होती है, ना कि प्रेशर की होती है। इवन दो इससे और ज्यादा क्लियर कर सकता हूं मैं, देखिए अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, साइड वॉल का छोड़ दीजिए, बीच में अगर एक कोई मॉलिक्यूल है और आपको पूछा जाता है कि इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से एक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर फ्लूइड में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेशर को खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती। याद रखना, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है फोर्स में और प्रेशर में, फोर्स एंड प्रेशर। ओके, तो फोर्स एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो हम फोर्स लेते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि जो फोर्स होता है वो एक तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है कि जो फोर्स हम लोग लेते हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया लेते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे और लेते चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख लेते हैं आगे का पॉइंट भी हमारा ना। तो हमारा अगला पॉइंट जो है वो है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। देखिए, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आगे चल के इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सो फॉर डिराइविंग दिस फॉर्मूला, या फिर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोगों ने एक कंटेनर ले रखा है जिसमें हम लोगों ने लिक्विड को फिल किया है, जिसकी डेंसिटी हम लोग लेंगे रो। H is nothing but the height of the liquid column and A is nothing but the area of the container. Now for the pressure what we do here? So for pressure we have pressure will be equals to force upon area, करेक्ट। सो फोर्स कौन सा होता है? ये परपेंडिकुलर फोर्स, जैसे हम लोग नॉर्मल फोर्स कंसीडर करते हैं। सो टोटल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट P, सपोज एट पॉइंट P। सो ये P पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, बॉटम पे कहीं पर हम एक P पॉइंट ले लेते हैं। P पॉइंट पे कितना प्रेशर या नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है डिवाइडेड बाय द एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया हम लोग कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये टोटल नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा जो P पे एक्ट हो रहा है। सो द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग at P is equal to weight of liquid column, weight of liquid column, करेक्ट है ना? जितना लिक्विड कॉलम का वेट होगा वही तो नॉर्मल डायरेक्शन में काम करेगा यहाँ पर नीचे की तरफ, राइट है ना? तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल टू वेट mg, करेक्ट। लेकिन हम लोग m को कैसे लिख सकते हैं? m को अगर हम लोग देखें तो हम लोग मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू दिस g,
राइट। यहाँ पर मैंने क्या किया, याद रखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो मैंने यहाँ पर मास निकाल लिया, मास कितना हो गया यहाँ पर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। अल्सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अल्सो V इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, राइट। तो लेंथ के बदले हम लोग यहाँ पर हाइट ले लेंगे, तो फॉर्मूला क्या मॉडिफाइड हो जाता है, F इज इक्वल टू रो ए एच एंड दिस इज G। दिस इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और नॉर्मल टू द पॉइंट P। ओके, तो नाउ हम लोगों को क्या डिफाइन करना है, हम लोगों को डिफाइन करना है प्रेशर। तो हम लोग प्रेशर को डिफाइन कर ले रहे हैं, ओके, और प्रेशर के वैल्यू को डिटरमाइन कर ले रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना निकाला आपने, रो ए एच जी डिवाइडेड बाय ए, तो ए कैंसिल कर दीजिए, तो आपको प्रेशर मिल जाएगा यहाँ पर H रो G। सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक कंटेनर आपको लेना है, सिर्फ यहाँ पर आपको नॉर्मल फोर्स देखना है जो कि P पॉइंट पर एक्ट हो रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया। तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो जो वेट होगा लिक्विड कॉलम का वही जो है इस पॉइंट पर नॉर्मली एक्ट करेगा नीचे की तरफ, तो वही हम लोग ले लेंगे। तो F इज इक्वल टू mg हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने m के बदले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया यहाँ पर, राइट। और उसी के साथ साथ v कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यानी वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो लेंथ के बदले मैंने यहाँ पर हाइट ले लिया, यहाँ पर जो लेंथ है ये हाइट के बराबर है, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला मिल जाता है F इज इक्वल टू रो ए एच जी, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी तो हम लोगों को आंसर क्या मिल गया, यहाँ पर हमको मिल गया F की वैल्यू रो ए एच जी डिवाइडेड बाय ए कैंसिल हो गया, और हमारा फाइनल आंसर जो आ गया वो H रो G आ गया। तो याद रखना आप लोगों को P इज इक्वल टू H रो G। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। H जो है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है, रो जो है डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल है या फिर फ्लूइड है, और G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, तो इसके जरिए से आप किसी भी लिक्विड की क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कितना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रहा है। सिर्फ डेंसिटी लिख देनी है, हाइट लिख देनी है, और G तो सिर्फ डेंसिटी लिखनी है, हाइट लिख देनी है, और G की वैल्यू तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ चलो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज द प्रेशर एक्टिंग ऑन द बैक ऑफ द स्विमर्स हैंड is 1.2 into 10 raised to 5 Pascal. The surface area of the the surface area of the back of the hand is 8.4 into 10 raised to minus 3 meter square. So what we have to determine? We have to determine the magnitude of the force acts on it and discuss the direction of the force. ओके, तो ये दो चीजें हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है कि फोर्स जो एक्ट हो रहा है, ये फोर्स कितना एक्ट हो रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है, जो फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला है वो हम यूज कर लेंगे। तो प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। तो उसके हिसाब से जो फोर्स हो गया वो हो गया प्रेशर इंटू एरिया। ओके, प्रेशर यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है, ये देखिए प्रेशर हम लोगों को दे रखा है कितना है, 1.2 that is 1.2 into 10 raised to 5 पास्कल, राइट। और इंटू यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है कितना है, 8.4 इंटू 10 raised to minus 3 मीटर स्क्वायर। ओके, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हो तो हम लोगों को क्या आंसर मिल जाता है, देखिए 10.08 इंटू 10 raised to यहाँ पर आ जाएगा 2 न्यूटन। ओके, तो इतना फोर्स जो है ये इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। ओके, ना अगर हम बात करें फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो हम सबको पता है कि डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर फोर्स की डाउनवर्ड डायरेक्शन है, राइट। और उसी तरह से परपेंडिकुलर टू द हैंड से, ओके। तो ये बात याद रखना आप लोगों को, क्या जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है एरिया के। क्लियर है यहाँ पर? तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग जो है अर्थ पर रहते हैं, राइट। तो हमें जीने के लिए भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत रहती है, राइट। हमारे बॉडी पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट होता है ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है। सो डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे ऊपर का मतलब ये है कि जस्ट इमेजिन कीजिए, आपको पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर जो है कुछ
एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, राइट। करीबन 400 किलोमीटर की लेयर होती है। 400 किलोमीटर की जो लेयर होती है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लेयर्स आते हैं। आप ये पढ़ चुके हैं बेसिकली, जैसे स्ट्रेटोस्फियर होता है, मेसोस्फियर होता है, आइनोस्फियर होता है, थर्मोस्फियर होता है। इस तरह के जो लेयर्स होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, गैस मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल, स्मॉग, फॉग वगैरह, ये सारी चीजें होती है। तो डेफिनेटली उनका भी कुछ ना कुछ तो वजन होगा, तो उनका कुछ ना कुछ जो वजन होगा, ये वजन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से एक्ट होता है। तो एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे अगर हम लोग बात करें, तो जो फोर्स एक्सर्ट होता है, राइट, वो एक तरह का प्रेशर जनरेट करता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ओके, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें इस प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, तो ये हमारे ऊपर जो एक्ट होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। ये करीबन होता है 1 × 10⁵ पास्कल, राइट, पास्कल, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या कह सकते हैं हम लोग इसे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर जो है हमारे ऊपर एक्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना प्रेशर हमारे ऊपर एक्ट होता है तो हम जिंदा कैसे रहते हैं। देखिए, हम जिंदा इस वजह से रह पाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है, फ्लूइड है, और ये फ्लूइड का प्रेशर भी जो होता है वो उतना ही होता है जो कि बाहर की तरफ का होता है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है, बैलेंस कर देता है। इस वजह से हम लोग को क्या होता है, इसमें अडेप्टेशन होता है। तो इस वजह से हमें ये जो बाहर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये समझ नहीं आता। ओके, चलो और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो आप वो नेचर में देखते होंगे, और कुछ, तो चलो और कुछ चीजें देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, दो एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला एग्जांपल में हम लोगों ने क्या किया, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर से हम लोगों ने पूरी हवा को बाहर निकाल दिया, राइट। जब हम लोग इसको पंप करके बाहर निकाल देंगे तो इसके अंदर की हवा जो है बाहर निकल जाएगी, और अंदर का जो प्रेशर हो जाएगा वो कम हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर बाहर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ये क्या करेगा, इस कंटेनर को क्रैम्प कर देगा, एक तरह से क्या कर देगा, इसको एक तरह से इसको क्रश कर देगा, राइट। सिमिलरली आप दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो। एक पानी का ग्लास है जिसको हमने इन्वर्टेड करके रखा है, और नीचे से हमने एक तरह का प्लेट यहाँ पर अप्लाई किया है, या फिर आप एक कार्डबोर्ड यहाँ पर लगा सकते हो। आप जब इसको इन्वर्ट करते हो बेसिकली, तो इन्वर्ट करने के बाद भी ये नीचे नहीं गिरता। ये नीचे इस वजह से नहीं गिरता है क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है और अंदर का कम है, जिस वजह से ये जो लीड है, ये लीड जो है नीचे नहीं उतर सकता। द फोर्स कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द कार्ड बोर्ड इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द वाटर इन द ग्लास। इसका मतलब ये है कि अंदर का जो वेट है, पानी का जो वेट यहाँ पर एक्ट हो रहा है, ये कंपैरेटिवली बहुत कम है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस वजह से ये कार्डबोर्ड जो है ये यहाँ से नहीं हिलेगा, ओके, और इस वजह से पानी जो है नीचे नहीं गिरेगा। तो ये भी एक एग्जांपल है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सप्लेन करता है। नाउ हम बात अगर करें माउंटेनर की, तो जो माउंटेनर्स होते हैं बेसिकली, तो माउंटेनर क्या करते हैं बेसिकली, जब माउंटेन पर ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो एक ही दिन में ऊपर चढ़ जाते हैं। नहीं, वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चढ़ते हैं, उनको प्रैक्टिस करनी होती है। देखिए देखिए, एटमॉस्फेयर की लेयर जो है ये 400 किलोमीटर की लेयर है फ्रॉम द ग्राउंड, राइट। तो अगर मान लीजिए वो आदमी इधर के ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से जो हाइट होगी वो कम हो जाएगी, यहाँ से हाइट जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है क्या, हमारा जो फॉर्मूला है प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, हमारा प्रेशर विल बी इक्वल्स टू एच रो जी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि देखिए एटमॉस्फेयर भी तो एक कॉलम ही है ना, एक कॉलम की तरह ही काम कर रहा है ना। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई आदमी है यहाँ पर, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, मान लेते हैं एक आदमी है, देखिए अगर ये आदमी है और ये एटमॉस्फेयर की मान लेते हैं एक बड़ा सा बीम है, तो ये भी तो एक तरह की लिक्विड कॉलम की तरह ही होगा, राइट, एक लिक्विड कॉलम की तरह ही होगा। और ये अगर प्रेशर आपको डिटरमाइन करना है तो ये भी आप उसी तरह से निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई माउंटेनर है और माउंटेन पर इस तरह से बेसिकली चढ़ रहा है और वो यहाँ तक पहुंच जाता है, जैसे यहाँ तक पहुंच जाता है, तो
ये जो हाइट रहेगी, ये हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। और अगर हाइट कम हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एच रो जी होता है। तो अगर प्रेशर कम हो गया तो बाहर का प्रेशर कम हो रहा है, याद रखिए बाहर का प्रेशर कम हो रहा है और हमारे अंदर के बॉडी का प्रेशर जो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से ना हमारे नाजुक हिस्सों में से ब्लड निकलने के चांसेस होंगे, कभी कभी नौशिया होता है, उल्टी जैसी फीलिंग होती है। तो ये सारा जो रीजन होता है इसका, ये होता है प्रेशर का कम होना। इसका मतलब ये है कि अगर हम माउंटेनर की बात करें तो वो एक दिन में ऊपर नहीं जाते, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद ही वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ओके, वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, अडप्ट करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे लिए बहुत जरूरी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक और एग्जाम्पल, अगर बेहतरीन एग्जाम्पल बताए तो जो वाइंड्स जो ब्लो होते हैं या फिर हम लोग कहेंगे जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, ये जो है इसका रीजन भी प्रेशर डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉर्मली अबाउट 1 लाख पास्कल। डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉज द वाइंड ब्लो। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड अ हरिकेन आइज। देखिए यहाँ पर जो है, ये जो हरिकेन की आइज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर होता है दैट कंट्रीब्यूट टू सर्व द वाइंड एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टॉर्म। तो ये जो होता है, जो लो प्रेशर होता है, ये लो प्रेशर की जो हरिकेन की आइज है, ये क्या डेवलप करती है, स्टॉर्म को जनरेट करती है। ओके, तो ये भी जो होता है ये किसके वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हो रहा है। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर अंदर जो है ये लो प्रेशर होता है और बाहर का प्रेशर हाई होता है, और इस वजह से बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हरिकेन या फिर स्टॉर्म क्या होता है, जनरेट होते हैं। ओके, तो इस तरह से एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग ये जान चुके हैं। सो आई होप आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ आ गया होगा, प्रेशर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, जो प्रेशर का फॉर्मूला है उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, यूनिट्स को अच्छे से समझ लिया होगा, राइट। उसी के साथ साथ आपको फ्लूइड हम लोगों ने उसी के साथ साथ हम लोगों ने फ्लूइड के बारे में स्टडी किया, तो आई होप आपको फ्लूइड भी समझ में आ गया होगा, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल द टॉपिक्स। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज आप फिर से उसे दोबारा देखिए, या मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मुझे, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आया, तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।